जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। 1. भारतीय नौसेना एक बार फिर इटली की ब्लैक शार्क टॉर्पीडो पर विचार कर रही है। 2. भारत ने हाल ही में एआई सक्षम ई तरंग सिस्टम लॉन्च किया है। 3. डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका रॉकेट के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। 4. रूस के Su-57 को उसका पहला निर्यात ग्राहक मिल चुका है। 5. आईआईटी मद्रास और आईएसआरओ ने एक संयुक्त रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। अधिक जानकारी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों के लिए इटली की ब्लैक शार्क टॉर्पीडो पर दोबारा विचार कर रही है। यह टॉर्पीडो इटालियन कंपनी लियोनार्डो एसपीए द्वारा निर्मित है। हालांकि इसी कंपनी को भारत सरकार ने पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2021 में इटालियन फर्म के निलंबन को हटाया था और अब भारतीय नौसेना एक बार फिर से इस फर्म द्वारा निर्मित ब्लैक शार्क हेवी वेट टॉर्पीडो पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए इसी प्रकार के हेवी वेट टॉर्पीडो की आवश्यकता है। इससे पहले भारत ने 98 ब्लैक शार्क टॉर्पीडो खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन यह परियोजना 2016 में रद्द कर दी गई थी। ब्लैक शार्क टॉर्पीडो की प्रभावी फायरिंग रेंज लगभग 50 किलोमीटर मानी जाती है। इसके अलावा डीआरडीओ ने स्वदेशी स्तर पर वरुण अस्त्र नामक एक उन्नत स्वायत्त हेवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो भी विकसित किया है। कल 13 नवंबर को एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सब कमेटी जॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान एआई सक्षम ई तरंग सिस्टम का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड की नई तकनीकों के विकास का समर्थन करना है। यह सिस्टम ऑटोमेटेड और कुशल योजना और प्रबंधन को भी बढ़ावा देगा। ई तरंग सिस्टम एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जिसे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने विकसित किया है। ये डिफेंस उपकरणों के लिए युद्ध और शांति के समय दोनों में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में सहायक होगा। सिस्टम का डिजाइन भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनकी ऑपरेशनल क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें कई प्रकार के संचार प्रणालियों को एकीकृत किया गया है, जिससे सभी इकाइयों के बीच तालमेल और कार्यकुशलता में सुधार हो सके। कल की बैठक का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन में तालमेल बढ़ाना था। सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का अर्थ है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को सुरक्षित और सक्रिय रखते हुए तकनीक का उपयोग करके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जासूसी करना, उन्हें भ्रमित करना या बाधित करना, ताकि वे दुश्मन के लिए बेअसर हो जाएं। इस क्षमता में दक्षता हासिल करना सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन की आपकी या सहयोगी बलों का पता लगाने, उन्हें लक्ष्य बनाने या उन पर हमला करने की क्षमता को कमजोर करना। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जो प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पीएसक्यूआर के वैलिडेशन ट्रायल्स का एक हिस्सा था। गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के फ्लाइट टेस्ट अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंजों में 3 चरणों में आयोजित किए गए। इस परीक्षण के दौरान पिनाका रॉकेट्स को साल्वो मोड में कई लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए लॉन्च किया गया, जिससे उनकी रेंज, सटीकता, स्थिरता और फायरिंग दर को सत्यापित किया गया। हर प्रोडक्शन एजेंसी से 12 रॉकेट्स का परीक्षण किया गया। गाइडेड पिनाका अपने पिछले वर्जन की तुलना में अधिक सटीक है और परीक्षण के दौरान इसने लक्ष्यों को सटीकता के साथ हिट किया। यह पूरी तरह से स्वदेशी वेपन सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने डिजाइन और विकसित किया है। इसके लिए गोला बारूद का उत्पादन म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जबकि लॉन्चर और बैटरी कमांड पोस्ट का निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड
और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। PSQR वैलिडेशन ट्रायल्स के सफल समापन का मतलब यह है कि गाइडेड पिनाका रॉकेट्स अब देश की सेवा के लिए तैयार है। यह प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की तोपखाना क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। पिनाका के इस गाइडेड संस्करण पिनाका मार्क 2 में एक विशेष गाइडेंस किट शामिल है, जिसे मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर और प्रभावी फायरिंग रेंज 75 किलोमीटर है। इसके अलावा नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फ्रांसीसी सेना भी इस वेरिएंट का मूल्यांकन कर रही है। वहीं रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 की पहली निर्यात डील को भी अंतिम रूप दे दिया है। इसकी पुष्टि जुहाई एयर शो में रूसी कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई। हालांकि यह नहीं बताया गया कि Su-57 का पहला विदेशी ग्राहक कौन है। Su-57 का निर्यात संस्करण Su-57E के नाम से जाना जाता है और इसको लेकर डिफेंस सर्कल्स में कयास लगने लगे हैं कि इसका पहला विदेशी खरीदार कौन हो सकता है। कुछ लोग इसे इंडोनेशिया, तुर्की, उत्तर कोरिया, अल्जीरिया या भारत बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें हैं। रूसी टेस्ट पायलटों का कहना है कि Su-57 वर्तमान में दुनिया के अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तुलना में अधिक सक्षम है, जिसमें चीन का नवीनतम J-35 फाइटर भी शामिल है। रूसी टेस्ट पायलटों का कहना है कि चीन के नवीनतम J-33 फाइटर को सभी ने देखा है, लेकिन एरोस्पेस शो में आमतौर पर केवल सामान्य एरोडायनामिक मापदंड ही दिखाए जाते हैं। जब बात नियंत्रण क्षमता, स्थिरता और गतिशीलता की आती है, तो हमारे प्रतिस्पर्धियों की यह विशेषताएं उतनी स्पष्ट नहीं होती। अब तक के प्रदर्शन के आधार पर रूसी टेस्ट पायलटों का मानना है कि Su-57 अन्य समकक्ष विमानों की तुलना में अधिक सक्षम है। इसके अलावा IIT मद्रास और इसरो ने संयुक्त रूप से एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल के थर्मल प्रबंधन का अध्ययन करना है। इसरो इस परियोजना के लिए 1,84,00,00,000 रुपए की फंडिंग प्रदान करेगा और इस केंद्र में IIT मद्रास और इसरो साथ मिलकर थर्मल प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य करेंगे। अब चलते हैं आज के इतिहास की ओर। आज ही के दिन 1962 में अरुणाचल प्रदेश में चीनियों का सामना करते हुए 2nd लेफ्टिनेंट विनोद कुमार गोस्वामी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का सवाल आपके लिए, 1962 का भारत चीन युद्ध कितने दिनों तक चला था? अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए DS शो का नया एपिसोड और जानिए कि कैसे भारत की रक्षा ताकतें इस नए खतरे का सामना करने में सक्षम हैं।